हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उनको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके संपूर्ण केमिस्ट्री के किताब के जितने भी 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। देखिए वही बात हमने लिख दिया है, क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यहाँ पे क्या है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, और संपूर्ण किताब के जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उसको हम कराएंगे। 1-2 चैप्टर नहीं भैया, संपूर्ण किताब की बात हम कर रहे हैं। तो यही मैं कहूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं ना, ये मतलब मैं कह सकता हूं कि सुबह 4 बज रहे हैं, ठीक है ना। अभी 4 बजे नहीं है, बजने वाले हैं। तो इस समय पे मैं उठकर अब मैं आपके लिए कितना सीरियस हूं कि मैं आपके लिए बना रहा हूं। अदरवाइज मैं आज रात को बिल्कुल भी मतलब सोया नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं सोया हूं। अब मुझे लगता है 4 बजे से 1 घंटे का ये वीडियो कम से कम होगा, ये 5 बज जाएंगे। 5 बजे के बाद कहाँ आप सोना भैया। तो मतलब ये मैं कह रहा हूं ना कि आपका ये कंटेंट मुझे ढूंढने में, इसको सब एडिट करने में पूरी रात गुजर गए, लगभग 12+ हो गए थे, ठीक है ना। 1 बजने वाले थे, तब तक मैंने ये कंप्लीट किया। उसके बाद क्या हुआ, मुझे रात को थोड़ा सा किसी को ड्रॉप करना था, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन पे। तो वो हमने ड्रॉप किया, उसके बाद फिर से हम आए हैं। तो फिर से हमने सोचा कि अब सोना क्या है, चलिए हम पढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। पढ़ा लेते हैं तो दिल में एक संतुष्टि रहती है, एक सुकून रहता है कि चलिए हमारे स्टूडेंट जो हैं, जो इतना लगाव हमसे है, वो जुड़े हुए हैं हमसे, तो वो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएं और जो बोर्ड एग्जाम 2025 में एक अच्छे नंबर से पास हों। इसी मतलब दिल में संतुष्टि के साथ और दिल में ये विश्वास लेकर आपको पढ़ाने का, सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, एक एक प्रश्न को ध्यान से हम समझेंगे। चलिए हमारा यहाँ पे पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है। विलयन का क्वथनांक मतलब 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यहाँ पे एक बात समझिएगा, इतना डिग्री सेल्सियस पाया गया, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है, ठीक है ना। चलिए जी हम करते हैं, कैसे करते हैं ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। तो ग्लूकोज को हम 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं, तो जो घुलता है, ग्लूकोज ही ना घुलेगा जी जल में, तो जो घुलता है ना वो विलेय होता है, और जो जिसमें घुलता है वो होता है विलायक। तो इसका मतलब ये किसका मान दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं हल। अब एक एक पॉइंट्स को आप समझिएगा, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये 12 ग्राम ग्लूकोज दिया है, ये क्या है वास्तव में, ये है विलेय। क्या है जी, ग्लूकोज जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ग्लूकोज, ये क्या है वास्तव में विलेय है। तो विलेय का भार दिया है, विलेय का भार को स्मॉल w से हम दिखाते हैं, जो है 12 ग्राम, ठीक है ना, 12 ग्राम है। तो ये हमने लिख दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कहना होगा कि सर ग्लूकोज का भार है, तो कैसे पता चला ये भार है। अरे भैया कभी भी मात्रक देखते हैं, ग्राम किसका मात्रक होता है, भार का ही तो मात्रक हम कह सकते हैं ना। केमिस्ट्री में याद रखेंगे, भार को हो या द्रव्यमान हो, दोनों बात एक ही होता है। तो सबसे पहली बात ये हमें दिया है। फिर से कह रहे हैं 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो 100 ग्राम जल में हम घोल रहे हैं। तो 100 ग्राम जल मतलब क्या है कि ये विलायक का भार दिया है, विलायक। विलायक का जो भार दिया है कैपिटल W, वो कितना दिया है जी, 100 ग्राम दिया है, ठीक है जी। उसके बाद जो ये विलेय है ना, इस विलेय का हम अणु भार भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जरूरत हमें पड़ेगी इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं विलेय। विलेय मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज ही ना है, तो विलेय का अणु भार। कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसका अणुभार क्या हो जाएगा, देखिए आवश्यकता पड़ेगी हमें आगे, मुझे पता है इसलिए मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूं। ग्लूकोज का अणुभार निकालना होगा तो C6H12O6 होता है, यही होता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला C। तो 6 गुणे कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, प्लस कर देंगे 12 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 कर दिए, परमाणु भार 1 होता है, तो
फिर से 6 अगुणे ऑक्सीजन क्या क्या होता है 8 दूना 16 होता है, तो 16 कर दिए, 12 छक 72 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, 36 9 96 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये कितने हो जाएंगे 6 2 8 2 10 के 0, फिर से 9 1 10 और 10 7 17 1 18 180 आ जाता है जी। ग्लूकोज का याद रखेंगे, जो भार होता है वो 100 अणु भार जो होता है 180 होता है। यहाँ पे हमने निकाल कर बाकायदा आपको बता दिया है। तो ग्लूकोज का अणु भार क्या होता है 180 होता है, ये हमने निकाल लिया। अब जिनको नहीं आता निकालना वो निकालना सीख लीजिएगा अणु भार। तो इतना मोस्टली हमने कर दिया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतना पाया गया। तो इसका मतलब पाया गया जहां पे कहना, तो यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन घुमा रहा है। पाया गया का मतलब कि पहले, अगर पहले का तो दिया नहीं है, इतना पाया गया है, तो पहले नहीं दिया गया है तो पहले को हम 100 कभी भी मानते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पहले था, अभी कितना पाया गया है 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, जो क्या है विलयन का क्वथनांक है, विलयन या क्वथनांकों का हम उन्नयन भी कह सकते हैं। विलयन का क्वथनांक कहें या क्वथनांकों का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या हो जाएगा TF हो जाएगा। क्वथनांक का उन्नयन TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अभी अंतिम वाला क्या है जी 100.34 है। अब माइनस इसमें हम कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस को। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, क्यों हम कर रहे हैं 100 को, क्योंकि पहले अंतिम में ये है डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना पाया गया है। पहले कितना था इतना, तो कितने की वृद्धि हुई है क्वथनांकों का उन्नयन, क्वथनांकों में कितने की वृद्धि हुई है, तो अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाले को घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.34 की वृद्धि हुई है ताप में। तो अब हमसे कह रहे हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें एक फॉर्मूला पता है। वो क्या फॉर्मूला पता है जी, हमें फॉर्मूला पता है कि T12 इक्वल टू 100 इंटू KF इंटू स्मॉल w M इंटू कैपिटल W। ये हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं। जहां पर ये TF क्या है, TF है क्वथनांकों का उन्नयन, जो कि हमने यहाँ पे ज्ञात किया हुआ है। यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है, मतलब इसका KF का मान निकालना है। तो चलिए जी KF का मान अगर हम निकालते हैं तो इस फॉर्मूले से हम थोड़ा सा इसको करेक्ट अगर हम करना चाहें तो इसको कैसे हम कर सकते हैं जी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, जगह जितना बचेगा अच्छा ही रहेगा। देखिए इसको अगर हम करेक्ट करें तो KF का मान यहाँ पे निकाले, ये दोनों इधर भाग में, इधर आएंगे तो गुणा करा देंगे, तो KF का जो मान निकलेगा ना वो क्या हो जाएगा TF गुणे क्या हो जाएगा कैपिटल M इंटू कैपिटल W बाई क्या हो जाएगा 1000 गुणे स्मॉल w। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा जी। अब इस पर मान निकालेंगे तो ये हमारा जो मोलल उन्नयन स्थिरांक KF का मान है वो निकल जाएगा। कैसे निकलता है समझिएगा, ये KF हम लिख दिए, यहाँ पे TF का जो मान है वो क्या है जी TF क्वथनांकों का उन्नयन, TF का जो मान है वो कितना है 0.34 है। M क्या है, M है विलेय का अणुभार 180 ग्राम, तो ये 180 ग्राम हमने लिख दिया। ठीक है, कैपिटल यहाँ पे W है, कैपिटल W यहाँ पे विलायक का भार जो है वो 100 ग्राम है, विलायक का भार, तो ये हमने लिख दिया 100 ग्राम। नीचे क्या है 1000 है, तो 1000 हमने लिख दिया। स्मॉल w है, ध्यान से समझेंगे, स्मॉल w का मान कितना है 12 ग्राम है, तो ये हमने 12 लिख दिया। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। अब देखिए 1 0 2 0 और 3 0, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए। ठीक है ना, तो अब बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचा KF इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है 0.34 गुणे 18 और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 12, यही ना बचे हुए जी। अब हम इसको काटे तो 3 चौको 12 और 3 छक 18, फिर से 2 दूना 4 और 2
6, ठीक है ना। तो ये बच गया जी। तो मतलब के एफ का जो मान निकला वो क्या निकलेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, के एफ, समझिएगा, के एफ का जो मान निकला वो कितना निकला 0.34, अगुड़े कितना 3 है तो 3 हमने लिख दिया, और नीचे क्या है 2 है तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब बात को समझिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब इसका गुणा करा लेते हैं जी। तो के एफ का गुणा कराएंगे तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 3 का 9, 1 10, 1.02 हो जाएगा। अब बाई 2 हो गया। अब 2 से अगर हम भाग देते हैं तो 0.51 आ जाएगा। तो ये 0.51 जो आया ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो 0.51 ये हमारा हो जाएगा जी। और इसका मात्रक क्या होता है, सेल्सियस प्रति मोलल, ठीक है ना। तो ये इसका मात्रक आप लिख लेंगे। तो ये ऐसे हम निकालते हैं जी, इस फॉर्मूले की सहायता से हमने ये सब कुछ निकाला हुआ है। केवल हमें इसका मान ही तो ज्ञात करना था, ये के एफ का मान ज्ञात करना था। इसी तरीके से कोई भी आपको ये इस तरीके से सबसे ज्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब सभी का मान देगा एक का, कभी इसका नहीं देगा तो कभी इसका पूछ लेगा, कभी इसका पूछ लेगा, कभी इसका पूछ लेगा, कोई भी पूछ सकता है। तो हम इस पर बहुत सारी न्यूमेरिकल अभी इसी वीडियो में हम प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। बट मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए मैं पढ़ाता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लाउड में बोलूँगा या जोरी जोश के साथ बोलूँगा तभी आप फोकस करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है दोस्त। आपको केवल ये फोकस करना है कि समझ में आ रहा है या नहीं, मोस्टली आपको समझ में आनी चाहिए, ये बातें हमारी निर्भर होनी चाहिए। बार बार मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है दोस्त, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है जी, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझेंगे। दूसरा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांकों की वृद्धि कितना आ जाता है 56.88 डिग्री सेल्सियस तक पाई गई। कार्बनिक यौगिकों का अणुभार, यहाँ पे अणुभार है, अनुभार लिख दिया गया, अणुभार ज्ञात कीजिए। मतलब कार्बनिक यौगिक है उसका अणुभार हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। एसीटोन का क्वथनांक इतना, ठीक है ना, है तथा आणविक का क्वथनांक उन्नयन, मतलब आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान इतना है। चलिए जी, एक एक करके जो जो दिया है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। जो दिया है ना, सबसे पहले हमारा कर्तव्य है, कर्म है कि उसको पहले दिया है करके लिखें, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं दिया है। सबसे पहले ये कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक मतलब क्या है, कार्बनिक यौगिक का मतलब ही है विलेय, ठीक है ना। विलेय, विलेय मतलब क्या है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। तो विलेय का भार कितना है, स्मॉल w इक्वल टू कितना है 0.707 ग्राम, ये है जी। उसके बाद कह रहे हैं इतना ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर, मतलब इसमें हम घोल रहे हैं, तो जिसमें घोल रहे हैं वो होता है विलायक, तो हम लिख देंगे विलायक। विलायक क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार कितना है जी 10 ग्राम है। विलायक का भार है वो है कैपिटल W इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है जी। विलेय हो गया, फिर से विलायक हो गया, ठीक है। क्वथनांकों की वृद्धि इतने तक पाई गई, ठीक है ना। कार्बनिक अणु पर एसीटोन का क्वथनांक इतना है, ठीक है ना। अच्छा समझिएगा, यहाँ पे देखिए 2 क्वथनांक दे रहा है। एक तो कह रहा है कि जब हम इतने ग्राम कार्बनिक यौगिक को इसमें एसीटोन में 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि इतना पाई गई है, मतलब अंतिम में तो इतना है। अब फिर से यहाँ पे कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का अणुभार ज्ञात कीजिए, जबकि एसीटोन का जो क्या है क्वथनांक है वो 56.83 है, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं जी,
तो ये हमारे सिंपल सा कहें तो अंतिम क्वथनांकों में वृद्धि है, ये प्रारंभिक क्वथनांक है। तो हम क्या करते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे, तभी तो पता चलेगा कितना हमें क्वथनांक का उन्नयन हुआ है, मतलब क्वथनांकों में वृद्धि कितना हुआ है। तो क्वथनांक क्वथनांक की वृद्धि कितना हुआ है, तो क्वथनांकों की वृद्धि जो होता है वो TF। तो क्वथनांकों की वृद्धि जो हुआ है उसको अगर हमें देखना है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, मतलब 56.88 माइनस क्या कर देंगे 56.38 कर देंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या निकल जाता है जी, डेल TF। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 8 गया तो 8 0 हो जाएगा, फिर से ये 8 में से 3 गया तो ये 5 हो जाएगा, दशमलव हो गया, और ये कितना 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर सिंपल में कहें तो 0.50 आया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या 0.5 ही है, ओनली 50 लिखें या 0 ओनली 5 लिखें, ये बात हो गया जी। तो ये क्वथनांकों का सबसे पहले ये क्वथनांकों का हमारा निकल गया है, क्वथनांकों का क्या निकला है, क्वथनांकों का हमारा वृद्धि निकल गया है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज हमसे कह रहा है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान इतना दिया है। तो आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान, आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक जो होता है KB, तो इसका जो मान है वो क्या है, सॉरी KB नहीं KF होता है ना। तो ये KF का जो मान है वो कितना है जी 16.7 मोल इनवर्स। ठीक है ना, तो ये हमारा सबसे पहली बात। तो देखिए अभी तक हम कुछ किए नहीं है दोस्त, केवल हमने प्रश्नों में से जो जो वैल्यू दिया है उसको केवल हमने लिखकर दर्शाया है। अब काम हमारा अब स्टार्ट हो रहा है कि कह रहे हैं कि देखिए एक बार और मैं पढ़ ले रहा हूं, कह रहा है कि इतने ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांकों की वृद्धि जो 56.88 डिग्री सेल्सियस पाई गई। कार्बनिक यौगिकों का अणु भार ज्ञात कीजिए, अणु भार हमें ज्ञात करना है जो कार्बनिक यौगिक है। ठीक है ना, जबकि एसीटोन का क्वथनांक इतना तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक इतना है। तो क्वथनांकों का मतलब कार्बनिक यौगिकों का अणु भार ज्ञात करना है। तो चलिए हम करते हैं जी, ठीक है ना, चलिए करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ये कि क्वथनांकों का अणु भार हमें ज्ञात करना है ना। तो चूंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि TF इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w चेक कैपिटल M इंटू कैपिटल W, ये बात हम जानते हैं जी। देखिए हमें किसका ज्ञात करना है, जो कार्बनिक यौगिक हैं इसका अणु भार ज्ञात करना है। तो यही तो कार्बनिक यौगिकों का अणु भार है, तो M का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा अगर हम पक्षांतर करें तो इस ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करा लेगा, सॉरी इधर भाग में इधर आएगा तो मतलब गुणा करा लेगा। ठीक है ना, तो ये बातें हैं जी, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा लेगा। तो अगर हम ऐसा करें, आइए मतलब इसके स्थान पे इसको भेज सकते हैं, इसके स्थान पे ये आ जाएगा। तो अगर हम पक्षांतर करके ये फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट अच्छे से लिखें ना पक्षांतर करके, तो ये वास्तव में ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा, M इक्वल टू ये TF इंटू क्या हो जाएगा ये कैपिटल W, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। ठीक है ना, मोलल मतलब अणु भार का ये फॉर्मूला है, इसी अणु भार M का मान हमें ज्ञात करना था। तो चलिए अब हम ज्ञात करके देखते हैं जी। ये हमारा 1000 हो जाएगा। KF का जो मान है मोलल अवनमन स्थिरांक का जो KF का मान है वो 16.7 है। ठीक है ना, इतना हो गया। स्मॉल W का जो मान है वो क्या है 0.707 है। ये TF का मान क्या है जी, TF का जो मान है वो कितना है 0.5 है, तो 0.5 हमने कर दिया।
ये कैपिटल मतलब जो हमारा W है कैपिटल W का मान है 10, तो ये हमने 10 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा। सबसे पहली बात, ये 1000 का अगर हमने इसमें गुणा कर दिया ना, तो 3 जीरो से ये दशमलव सीधा हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 707 हो जाएगा। और ये ओनली 16.7 ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 5 में अगर 10 का गुणा करें तो ये 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 0.5 है ना, तो ये ओनली 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 707 में आप मतलब 16.7 से गुणा करा देंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे ही आप कराते हैं, ठीक है ना, तो जैसे ही आप करा देंगे तो ये जानते हैं कैसे कितना निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए आप इन दोनों का गुणा करा लीजिए, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप इन दोनों का गुणा करा लेते हैं तो देखिए कितना आपका निकल जाएगा। तो जैसे ही इसका गुणा कराकर 5 का भाग देंगे तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूं, क्योंकि गुणा कराऊंगा तो लगभग मतलब 5 मिनट तो कम से कम 3 मिनट तो मुझे लग ही जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही गुणा करा लेंगे आप डायरेक्ट, उसके बाद जैसे ही 5 से आप भाग दे देंगे तो मैं डायरेक्ट आपको किताब से आंसर बता दे रहा हूं, वो आ जाएगा 2361, ठीक है ना। 2361.38, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मोस्टली बात यहाँ पे ये है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर आप तो किताब से देखकर बता दिए। अरे भैया हाँ, मैंने किताब से देखकर बताया, तो उससे आपको क्या करना है भैया, आपको मोस्टली, अब मैं यहाँ पे गुणा भाग आपको सिखाने थोड़ी ना आया हूँ, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि देखिए कैसे आपको किया जाता है। अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा या नहीं, मैं अभी आप कहे कमेंट करें तो मैं अभी आपको बता सकता हूं। लाइव कमेंट होता तो मैं देखता, पूछता आपसे, बट ये है ना समय जाएगा दोस्त। अब केवल अभी इस वीडियो में इस क्वेश्चन के लिए बता दूं, आगे भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें गुणा भाग आएगा, तो अब सभी में हम कराने लगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मुझे लगता है जो स्टूडेंट सीरियस होंगे वो ऐसा नहीं सोच रहे होंगे। तो ये बातें हैं जी, इतना हमारा आ जाएगा सबसे पहली, तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, 2361.38 हमारा आ गया है, मतलब तो 2361.38 आ गया है। ये किसका अणुभार है, तो ये हमारा ग्राम में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया जी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, ये तो अभी शुरुआत है दोस्त, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को हम कराएंगे, एक एक क्वेश्चन समझ में आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बेहतर जी। चलिए अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल, ठीक है ना, जिसका सूत्र होता है C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। मतलब ग्लिसरॉल का हमें मोल अंश की गणना करना है या मोल प्रभाज की गणना करना है। देखिए इतना ग्राम जो भारानुसार इतना ग्राम जो ग्लिसरॉल है, ठीक है ना, उसके विलयन में ग्लिसरॉल का मोल अंश ज्ञात करना है। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन दे तो समझिएगा, इसमें केवल ग्लिसरॉल कह दिया है 30% है, अब विलयन बना हुआ है, तो विलयन तभी बनता है ना, विलयन कब बनेगा, एक विलयन कब बनेगा, जब पहले तो उसमें क्या होगा, विलेय होगा, और दूसरी बात विलायक होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें केवल कह रहा है कि ग्लिसरॉल, और उसके बाद सीधा विलयन कह दिया। विलायक का कहीं मान दिया है, नहीं दिया है, तो जब भी नहीं दिया है तो विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलते हैं तो विलयन बनता है। तो विलयन को हम 100% मान लेते हैं, तो 100% में से कह रहा है 100% ये दोनों है, तो 100% में से जो विलेय है मतलब ग्लिसरॉल है ये कितना है, 30% है। तो इसका मतलब विलायक है, विलायक मतलब जैसे जल हो गया, तो ये कितना होगा, 100 में से 30% ये हो गया, तो ये 70% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके से 100% में नहीं, हम ग्राम में मान लेते हैं, तो 100 ग्राम यदि टोटल है तो उसमें से 30 ग्राम विलेय होगा, 70 ग्राम विलायक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलेय, विलेय मतलब ग्लिसरॉल, विलेय क्या है, जो है ग्लिसरॉल, तो विलेय का भार वो कितना है जी, तो वो हम 30 ग्राम लिख देंगे। फिर से विलेय का हमने ज्ञात कर लिया था, विलायक का, या हम विलेय का अणुभार भी ज्ञात कर ले रहे हैं, यहां पे दिया है तो विलेय का अणुभार,
तो विलेय का जो अणुभार है, ठीक है, तो इसका अगर हम ज्ञात करते हैं विलेय का अणुभार, तो ध्यान समझेंगे, कार्बन 3 है तो कार्बन की संख्या 3 है तो 3 गुणे, और यहाँ पे कार्बन का होता है 12 परमाणु द्रव्यमान, तो ये हमने लिख दिया। हाइड्रोजन की संख्या है 8 और गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 से करा दिया। ऑक्सीजन की संख्या है 3, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है 16 होता है तो 16 करा दिया। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 12 12 36 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। तो ये 8 दूना 16, ये हमारा कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए पहली बात है विलेय का भार हमने ज्ञात कर लिया, फिर से विलेय का अणुभार हमने ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, अब उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे विलायक का अणुभार हम ज्ञात करेंगे, मतलब विलायक का भार। तो विलायक का जो भार है वो हम किससे कैपिटल W से दर्शाते हैं, जिसको हमने 70 ग्राम कर दिया है, क्योंकि 30 ग्राम जब ग्लिसरॉल है तो 30 में से 70 ही ना बचा जी, तो 70 ग्राम क्या हो जाएगा विलायक हो जाएगा, क्योंकि विलेय और विलायक यही दोनों से मिलकर विलयन बना हुआ है। तो ये 30 ग्राम हो गया तो ये 70 ग्राम हो जाएगा, तो ये विलेय क्या हो जाएगा विलायक का भार हो जाएगा। तो इतना हमने कर दिया। अब विलायक क्या है, विलायक मतलब जल है, तो विलायक का यदि हमसे कोई अणुभार कह दे, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, तो विलायक का अणुभार मतलब जल का ही अणुभार हमसे पूछा जा रहा है। तो विलायक का जो अणुभार हो जाएगा, तो जल का अणुभार क्या होता है जी, जल का सूत्र होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन की संख्या है 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 कर दिया, ऑक्सीजन की संख्या है 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 2 एकम में 2 और 16 मतलब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 हो गया, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 18, ठीक है ना, ये हमारा 18 हो गया। तो देखिए सबसे पहले विलेय का भार, विलेय का अणुभार, फिर से विलायक का भार, विलायक का अणुभार, ये दोनों हमने सबसे पहले ज्ञात किया है। अब जैसे ही ज्ञात किए, हमने इस सब क्यों ज्ञात किया, क्योंकि हमें पता है ग्लिसरॉल का मोल अंश का फॉर्मूला। यदि हमें नहीं पता होता तो हम इतना सब ज्ञात ही नहीं कर पाते। आप सोच रहे होंगे शायद कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों ज्ञात कर रहे हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि दोस्त हमें आपका जो ये फॉर्मूला है ना मोल अंश का, ये हमें पता है, इसलिए तो ग्लिसरॉल का हमें मोल अंश ज्ञात करना है, तो हम ग्लिसरॉल का मोल अंश का फॉर्मूला जानते हैं। यदि ग्लिसरॉल का हमें ज्ञात करना है, मोल अंश, ग्लिसरॉल का जो मोल अंश है वो क्या होता है, वो होता है विलेय। विलेय मतलब ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का मोल अंश ज्ञात कर रहे हैं, तो ग्लिसरॉल का मोल अब बटे क्या होता है विलयन का मोल, विलयन का मोल होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ऐसा किया हुआ है। ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा, मैं एक बार बस जस्ट देख लूं कि आपको उधर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है जी, बेहतर है। तो ये आपको दिखाई दे ही रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए अब हमें सबसे पहले चाहिए विलेय का मोल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं विलेय का मोल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। विलयन का मोल हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम दोनों का ज्ञात करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं विलेय का मोल हमें ज्ञात करना है, तो विलेय का मोल, मोल मतलब क्या, मोलों की संख्या। तो विलेय का मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। भार बटे अणुभार, भार कितना है 30 ग्राम, अणुभार कितना है 92, ठीक है ना। अब इसको चाहे तो आप भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। आप अगर इसको भाग देते हैं तो डायरेक्ट आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.32 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आपका आ जाएगा। इसको चाहे तो 2 से पहले काट कर छोटा कर लीजिएगा, फिर भाग दीजिएगा, आसानी से आपका भाग चला जाएगा। तो इतना आपका हो गया जी, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने विलेय का भार ज्ञात किया है, ये जो विलेय है ग्लिसरॉल का भार हमने ग्लिसरॉल का मोलों की संख्या हमने ज्ञात कर लिया।
ऐसे ही हम विलायक का भी मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख देते हैं विलायक का मोल। तो विलायक का मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। इसका भी होता है भार बटे अणुभार, यही होता है ना। तो भार का मान कितना है जी, विलायक का भार है 70, तो 70 कर दिया। अणुभार कितना है 18 है, तो 18 हमने कर दिया। ठीक है जी, इतना हो गया। अब जैसे 18 4 बार में ये लगभग हमारा चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, 3.88 ये हमारा आ जाता है जी, 3.88 ये हमारा आ जाएगा। मतलब विलायक के मोलों की संख्या जो है 3.88 आ जाएगा। तो ये है जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले विलेय का मोलों की संख्या ज्ञात कर लिया, विलायक के मोलों की संख्या हमने ज्ञात कर लिया। अब इस पर हम रखते हैं तो ग्लिसरॉल का मोल, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं मोल अंश, ठीक है ना। अब मोल अंश इक्वल टू विलेय का मोल। देखिए विलेय का मोल जो है वो हमारा 0.32 दिया है, तो 0.32 हमने लिख दिया। और यहाँ पे कह रहा है विलियन का मोल, विलियन का मोल कर रहा है, बट हमने यहाँ पे विलायक का ही तो मोल ज्ञात किया है, विलियन का तो ज्ञात नहीं किया है। तो विलियन कब होता है जी, विलियन कब बनता है, मैं आपसे पूछूं तो विलियन कब बनता है, जब विलायक और विलेय ये दोनों आपस में मिलते हैं तभी तो विलियन बनता है ना। तो देखिए जब विलेय का हमें विलायक का मोलों की संख्या जितनी होगी, अब विलेय की मोलों की संख्या जितनी होगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो विलियन का मोलों की संख्या निकल जाएगा। तो यदि हम मोलों की संख्या पे बात करें तो देखिए विलेय का मोल है 0.32 है और विलायक का मोलों की संख्या क्या है 3.88 है। तो इसी को हम यहाँ पे रख देंगे, विलियन के मोलों की जगह पर 0.32 प्लस 3.88 हम रख देंगे। तो इतना रखते हैं जी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर रख दिया तो आप ध्यान से समझेंगे, मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.32 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 8 2 10 के 0 हो जाएगा, फिर से 8 3 11 1 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 हासिल 1 3 1 4, तो 4.20 आ जाएगा। तो 4.20 हमारा ये हमारा आ जाएगा। और जैसे ही आप 4.20 से आप भाग देते हैं तो ये आपका आ जाएगा। जैसे ही आप भाग देते हैं तो ये आप याद रखेंगे 0.0676 आपका आ जाएगा। यही हमारा मोलों की जो संख्या आ जाएगा 0.076 हमारा आ जाएगा मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो ऐसे ही तो हमें ज्ञात करते हैं दोस्त। देखिए हमें पहले से पता था कि भार अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी कब जब विलेय का ही मोल हम ज्ञात करेंगे तब, क्योंकि भार बटे अणुभार ही होता है। फिर से विलायक का भार हमने लिखा तो अणुभार भी लिखा, क्योंकि हमें पता था कि विलायक के मोलों के लिए हमें जब करेंगे तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों हमने क्यों ज्ञात किया, क्योंकि हमें पता था कि ये फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटे विलियन का मोल। तो ये सब पता है इस फॉर्मूला, तभी जाकर हम इस सभी को कर पा रहे हैं। तो मोस्टली आपको ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इन सभी को आप याद करेंगे तो यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे आता है कि 7.5 ग्राम पदार्थों को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांकों में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। तो यहाँ पे कह रहा है पदार्थों का अणुभार ज्ञात कीजिए, जबकि जल का मोलल, यहाँ पे मोलल होगा तो मोलल अवनमन स्थिरांक का, स्थिरांक डबल हो गया है, स्थिरांक जो Kf है वो इतना डिग्री सेल्सियस है। देखिए सबसे पहली बात एक एक करके हम लिखते हैं जी। अच्छा मैं टोपी लगा ले रहा हूँ, ठीक है, ठंडी थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, अदरवाइज तो मैं थोड़ा सा सेफ्टी कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोकस मोस्टली आपको यहाँ पे होना चाहिए दोस्त, ठीक है ना। मेरे चेहरे शरीर से उतना कोई वो नहीं है, आपको मोस्टली समझ में आनी चाहिए, ये आप फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी,
क्योंकि बहुत सुबह में पढ़ा रहा हूँ ना, पूरी तरीके से ठंडी का मौसम है अभी, तो पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि कुहासा जो होता है वो पूरा घेरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, थोड़ा सा हवा भी आज चल रहा है, ठीक है। तो ठंडी थोड़ी कुछ ज़्यादा है, पूरी लाइट मेरे रूम में है, जिसके वजह से थोड़ा सा रूम जो है ना वो थोड़ा हीट है, ठीक है ना, इसलिए दिक्कत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कह रहे इतने ग्राम पदार्थों को इतने ग्राम जल में घोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये विलेय का भार दिया है, विलेय का भार वो कितना दिया है, विलेय का भार जो है स्मॉल w से हम दर्शाते हैं तो 7.5 ग्राम दिया है, तो विलेय का भार लिख दिए। फिर से इतने ग्राम जल में घोलने पर, तो ये क्या है, विलायक का भार है, विलायक, विलायक का भार है, तो कैपिटल W से हम दर्शाते हैं वो क्या है, 75 ग्राम है। फिर से कह रहे हैं हिमांकों में इतने डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई, ठीक है ना, तो हिमांकों में कमी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं हिमांकों में कमी, कमी का मतलब हिमांक का औनमन का मान यहाँ पे है, तो हिमांक औनमन, तो हिमांकों को औनमन को भी हम TF से ही दर्शाते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा 1.2 डिग्री सेल्सियस ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पदार्थों का, ये जो पदार्थ है ना 7.5 ग्राम पदार्थ, तो इन पदार्थों का अणुभार हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। जल का मोलल औनमन स्थिरांक, मतलब मोलल औनमन स्थिरांक, तो मोलल औनमन स्थिरांक जो हमारा क्या है कि F है, इसका जो मान है वो कितना है 1.86 है, ठीक है ना। तो चलिए अब एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है M = 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू कैपिटल, मतलब M इंटू, सॉरी M यहाँ पे नहीं होगा, तो ये आप देख सकते हैं आप, ये इतना होगा, तो M = ये है जी, M = 1000 इंटू KF इंटू कैपिटल स्मॉल w बाई TF इंटू कैपिटल W है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए कैसे होता है जी, ये हमारा आता है कैपिटल W, ये हमारा आ जाएगा 1000, KF का जो वैल्यू है 1.686 है, स्मॉल w का मान है 7.5 ग्राम, TF का जो वैल्यू है 1.2 डिग्री सेल्सियस है, और कैपिटल W का जो मान है वो क्या है 75 है, 75। तो ये हमने इतना लिख दिया जी। अब इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहली बात तो जानते हैं क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों का हम गुणा करा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इन दोनों का गुणा कराते हैं, ठीक है, इन दोनों का गुणा करा लेते हैं, या हम दो चीज़ें कर सकते हैं। देखिए गुणा कराएंगे तो उस तरीके से थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा समझिएगा, यहाँ पे 1000 है, तो एक जीरो अगर हम इसका काटते हैं, समझिएगा एक जीरो हम काटते हैं तो ये जो दशमलव है एक इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि सॉरी M = बात को आप एक एक पॉइंट को समझिएगा, सब मैथ के रूप से हम बता रहे हैं। एक जीरो हमने काटा तो एक दशमलव ये हट जाएगा, ये दशमलव हट गया, तो ये ऊपर क्या बचा 100 गुणे 1.86 बचा, गुणे ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये 1.2 हो गया, ये 75 है, तो ये हो गया जी। इस 75 से ये 75 कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने ऐसा किया है जी, अदर कोई मेरा दूसरा कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरा और हम क्या काम कर सकते हैं, ये 100 का इसमें गुणा करा देते हैं, तो ये 2 दशमलव है तो ये इधर चला जाएगा, तो ये 186 हो जाएगा, ये 1.2 हो गया।
अब 186 में मतलब 186 में 186 में 1.2 से हम भाग दे देते हैं। 186 से 1.2 में हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 155 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा आंसर आ जाएगा 155 ग्राम प्रति मोल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप भाग देकर आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो गुणा भाग है थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है ना, आप चाहें तो आराम से इसको कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा। ठीक है ना, मोबाइल से नहीं करना है, आपको यहाँ पे ही करना है, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल नहीं मिलने वाले दोस्त, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 है, तो 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी होती है, तो जल का मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहली बात, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँ तो कोई दिक्कत है जी भैया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने ग्राम ग्लूकोज मतलब विलेय का भार है, जो विलेय का भार है, जो स्मॉल w इसका मान दिया है 2.25 दिया है। बात को समझिएगा, ये अणुभार है ना, तो विलेय का अणुभार को कैपिटल M से दर्शाते हैं, तो वो 180 ग्राम है। ठीक है, इतने ग्राम जल में घोलने पर, मतलब जल क्या है, मतलब विलायक का भार दिया है, तो विलायक के भार को कैपिटल W से दर्शाते हैं, वो क्या है 25 ग्राम है। उसके बाद कह रहा है कि हिमांकों में इतने की क्या हुई है, कमी हुई है, तो कथनांकों का अवनमन है, हिमांकों का अवनमन है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, TF से दर्शाते हैं। तो TF का जो वैल्यू है 0.93 क्या है, डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद मोलल अवनमन स्थिरांक जो है KF मोलल अवनमन स्थिरांक KF का ही वैल्यू हमें ज्ञात करना है, इसी का तो मान हमें ज्ञात करना है, मोलल अवनमन स्थिरांक का। तो देखिए हमने ये शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, ये क्या है, विलेय का भार है, ये विलेय का अणुभार है, ये विलायक का भार है, ये क्या है, हिमांकों का अवनमन है, और ये KF क्या है, ये है मोलल अवनमन स्थिरांक। थोड़ा सा जगह, मतलब मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द अभी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को कराना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं जी, हम फॉर्मूला जानते हैं TF इक्वल टू 100 इंटू KV इंटू स्मॉल w बाई क्या होता है M इंटू कैपिटल W, ये हमारा होता है जी। ठीक है, ये हमारा होता है। अब समझिएगा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमें इसी का तो मान हमें ज्ञात करना है, KB मोलल अवनमन स्थिरांक है, तो इसका ज्ञात करना है। तो इन सभी को पक्षांतर करें या KB का ओनली नाम निकाले, तो KB का क्या हो जाएगा, TF, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो M इंटू कैपिटल W इंटू 1000 अगुंटू स्मॉल w हो जाएगा। अगर हम इसका वैल्यू अच्छे से निकाले तो ये क्या हो जाएगा, TF का जो वैल्यू है वो 0.93 है, कैपिटल W के जो वैल्यू है वो 180 है, और स्मॉल w का जो कैपिटल W, कैपिटल M का 180 है और कैपिटल W का है 25, ये 1000, और स्मॉल w का मान है 2.25, ये है, इतना हमने कर दिया। बात समझिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हमारा हो जाए KB का मान, ये 0.93 हो गया, ये हमारा 18 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये 100 बचा ना, 100 अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से अगर गुणा करा दे तो ये दशमलव हट जाएगा यहाँ से, तो अगर हमने 100 का गुणा करा ही दिया तो ये क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा ना। ये 25 से कम में 25 और 25 नवा 125 होता है, ठीक है ना। तो अगर हमने इतना कर दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, KB का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0.93, और गुणे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।
ठीक है ना। और 9 एकम में 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, बचा 2। तो Kb का जो वैल्यू निकला है 0.93 गुणे 2। तो यहाँ पे Kb का जो वैल्यू निकलेगा 3 दूना 6 और 9 दूना 18 मतलब 1.8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.86, ठीक है ना। 1.86 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए जी, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला हमारे यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है, चलिए कोई नहीं जी, ठीक है ना। ये क्लास 12 केमिस्ट्री ऊपर लिख लेंगे। कह रहे एक अवाष्पशील पदार्थ को, मतलब एक अवाष्पशील पदार्थ इतने ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांकों में इतने डिग्री की वृद्धि होती है, तो बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना है, तो पदार्थों का अणु भार ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा आप पढ़ेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहे एक अवाष्पशील पदार्थ का वैल्यू है इतना, तो ये पदार्थ को इसमें हम घोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये विलेय है, ये विलायक है, तो विलेय का भार है तो स्मॉल w से दर्शाएंगे, वो कितना है 2.5 ग्राम है। और ये क्या है, विलायक का भार है, तो विलायक के भार को कैपिटल W से हम दर्शाते हैं 100 ग्राम, ठीक है ना। इतना हो गया। फिर से क्वथनांकों में इतने डिग्री की वृद्धि होती है, तो इसका मतलब क्वथनांकों का उन्नयन है जो कितना है 0.46 डिग्री सेल्सियस है। बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक जो है वो क्या है, Kf है, वो कितना है, तो वो है 2.67, ठीक है ना, 2.67 है। पदार्थों का अणुभार की गणना कीजिए। अणुभार जो है m की मतलब गणना करना है, अणुभार की गणना हमें करना है। चलिए जी करते हैं। सॉरी, तो फॉर्मूला हम यही ना जानते हैं जी, m अगर पक्षांतर करते हैं तो m = 100,000 गुणे KB इंटू स्मॉल w बाई क्या हो जाएगा, ये TF इंटू कैपिटल W हो जाएगा। यही ना हमने फॉर्मूला पढ़ा था जी। अब इस फॉर्मूले पर आप रख देंगे, आपका निकल जाएगा। ज़्यादातर इसी तरीके का न्यूमेरिकल पूछा गया, इसलिए हम करा रहे हैं। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको अलग अलग न्यूमेरिकल, 2 नंबर में सबसे ज़्यादा इसी टाइप का न्यूमेरिकल 95% पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस इस पर करा रहा हूँ, ठीक है ना। 2 नंबर में तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो m = ये 1000 हो गया। Kv का जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे Kb नहीं, यहाँ पे Kf होगा, ये हमने मिस्टेक कर दी है, Kf होगा। तो Kf का जो वैल्यू है वो क्या है 2.67 हो जाएगा, और स्मॉल w का वैल्यू है 2.5। Tf का वैल्यू है 0.4 और कैपिटल W का वैल्यू है 100 ग्राम, तो ये हमने लिख दिया 100 ग्राम, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये समझिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 1 0 2 0 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, ये समझिएगा, ये 10 बचा ना, ओनली यहाँ पे 10 बचा है, ये 25 में 0.25 है, तो ये 1 0 से ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे m = क्या आ जाएगा, ये ओनली 25 हो जाएगा। 0.5 से ये 25 हो गया, 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.67 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। इतना हो गया जी। अब देखिए इसका आप अगर इसमें गुणा करा लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप गुणा कराते हैं, ठीक है, ठीक है, इन दोनों का आप गुणा करा लेंगे तो 66.75 आ जाएगा, मतलब 66.75 आ जाएगा, और 0.4 कर देंगे, मतलब 0.4। और जैसे ही 0.4 से आपने भाग दिया ना, ठीक है, 166.875 मतलब 166.875 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्राम प्रति मोल में हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ग्राम प्रति मोल,
ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। तो विलेय का अणुभार m का मान हमें ज्ञात करना था, जो कि हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया 166.875 आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए ज़्यादा समय नहीं लगाना है हमें, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है एक गन्ने, मतलब गन्ने की शर्करा को इतने ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांकों के इतने बढ़ जाती है, तो विलेय का। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आप कर पाते हैं या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्त, क्या आप इसको कर पाएंगे? आसान है दोस्त, बिल्कुल उसी तरीके का है, सिंपल सा है। जो कर पाते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, नहीं कर पाते थोड़ा सा मैं इशारा दूंगा, पूरा क्वेश्चन हल नहीं करूंगा। देखिए इतने ग्राम जो शर्करा है इसको इतने ग्राम जल में घोलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, विलेय का भार का मान दिया है 1.717 ग्राम दिया है। इतने ग्राम जल में घोल रहे हैं, तो ये विलायक का भार है जो है 25 ग्राम, इतना ही है ना जी। इसको कह रहे हैं जल में घोलने पर विलयन का हिमांक का मतलब विलायक का क्वथनांक कितना हो जाता है, इतना। तो विलायक का क्वथनांक TF का जो वैल्यू दिया है 0.017 डिग्री सेल्सियस दिया है, इतना हमने लिख दिया। फिर से कह रहा है विलायक का अणु मतलब अणुओं का आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। आणविक अणु कहे या आणविक उन्नयन स्थिरांक मतलब KF का मान हमें गणना करना है, ठीक है ना, ये हमसे पूछा जा रहा है। बट यहाँ पे दिया है कि जो गन्ना है ना, जो गन्ने की शर्करा है जिसका भार इतना है, उसका अणुभार का मान दिया है। अणुभार का मतलब कैपिटल M का जो वैल्यू दे दिया है वो 342 दे दिया है। तो अब बताइए इतना वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जैसे इतना वैल्यू हमें दिया तो अब हम इस फॉर्मूले का नहीं लगा सकते जी, हम क्या लगा देंगे यहाँ पे TF इक्वल टू 1000 गुणे क्या हो जाएगा 1000 गुणे KF इंटू स्मॉल w बाई क्या होता है कैपिटल W इंटू M, ये है पे जाएगा, ये है हमारा। तो अब ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है, हमें इसका वैल्यू चाहिए जी, हमें इसका वैल्यू ये KF का वैल्यू चाहिए। तो पाछांतर कर लीजिएगा आप, पाछांतर करेंगे तो यहाँ से KF का जो मान आ जाएगा KF, वो फॉर्मूला आ जाएगा TF गुणे कैपिटल W कैपिटल M, और ये क्या हो जाएगा 1000 और गुणे क्या हो जाएगा स्मॉल w हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले पर, ये वाले फॉर्मूले पर आप रख लीजिए। देखिए TF का मान यहाँ पे दिया है, कैपिटल W का मान 25 दिया है, कैपिटल M का मान 342 दिया है, 1000 है, और ये स्मॉल w का मान इतना दिया है। सभी का मान रखेंगे, KF का मान निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्त? तो ये बातें हैं जी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट फॉर्म में हमने बताने का ये प्रयास किया हुआ है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला ये क्वेश्चन अब हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम एक दो क्वेश्चन है जिसको हम दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। मैं करवा सकता हूँ, बट क्या है ना दोस्त, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए ये होगा। ये आपने कर लिया, फिर से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये 2-3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसका आंसर आपको बताना है। फिर से ये भी आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहां पे हमसे क्या क्या आ गया, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखिए कह रहे प्रथम कोटि के अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर आप समझे तो ये अर्ध आयु काल मतलब T½ का मान हमें दे ही दिया है। T½ का मान हमें यहाँ पे दे दिया, कितना है 50 सेकेंड दिया है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेग स्थिरांक K का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है, वेग स्थिरांक मतलब K का हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेग स्थिरांक का ही हमसे मान पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा ये हमारा होता है जी, ठीक है, ठीक है। तो वेग स्थिरांक का हमें फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो T½ इक्वल टू क्या होता है 0.6932 बाई क्या होता है K होता है। यही फॉर्मूले पे हम रख देंगे, मान निकल जाएगा। वेग स्थिरांक K का मान हमसे पूछा जा रहा है, पक्षांतर कर लेते हैं। तो KF का मतलब K का अगर फॉर्मूला लगाए तो 0.6932 बाई क्या हो जाएगा
टी हाफ हो जाएगा। और टी हाफ का वैल्यू क्या है 50, 50 से आप इसमें भाग दे देंगे, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्त, 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बट यही है ना कि आपको समझने पर फोकस करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस जितना करेंगे समझ में आएगा। इसीलिए हमने इसको भी अच्छे से भी सॉल्व नहीं किया, अच्छे से आप सॉल्व करेंगे इसको, फिर से पीछे के हमने ये क्वेश्चन 2 आपको दिए हैं, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा, आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, ठीक है ना। न्यूमेरिकल के लिए केमिस्ट्री का ओनली न्यूमेरिकल ही बचा हुआ है, तो 3 नंबर वाले संपूर्ण किताब के जितने भी न्यूमेरिकल है उसको हम कराते हुए मिलते हैं, ठीक है ना। जल्दी उसको भी हम कराएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अगर अभी तक 2 नंबर वाले संपूर्ण किताब के इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़े हैं, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी भी जाइए, समय है, क्लिक कीजिए और अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।